हेलो। मैं चेतन लाल रेगर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको द्वितीय पाठ फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत संस्था क्या है इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। संस्था से पहले हमने एसोसिएशन या समिति के बारे में एक पीडीएफ डाला था, तो उसमें आप समझ गए होंगे समिति क्या है। अब उसके बाद हमें जानना आवश्यक है कि इंस्टीट्यूशन या समाजशास्त्र के अंतर्गत संस्था किसे कहा गया है। समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित भी हैं और एक दूसरे को ही एक दूसरे के संदर्भ में ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया था, जबकि संस्था जो है इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था को कहा गया है। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग से कार्य करने वाली संस्था भी कहा गया है। उदाहरण के रूप में परिवार एक समिति है जिसका जो मुख्य लक्ष्य है वह है यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति और बच्चों का पालन पोषण और सदस्यों की जो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समाज में विवाह नामक एक संस्था पाई जाती है। तो इस प्रकार से संस्था एक नियमों की कार्यप्रणाली की व्यवस्था कहा गया है, लेकिन क्योंकि समाजशास्त्र ने कुछ इसकी परिभाषाएं दी है जिससे भी और स्पष्ट हो जाएगा कि संस्था क्या है। तो सबसे पहले जो परिभाषा वो मैकाई और एम पेज ने सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी थी और उसके अंतर्गत इन्होंने संस्था के संदर्भ में कहा कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थायित्व स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी जो परिभाषा है ओगबर्न और निम्कोम की है, उनके अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। ये इसकी परिभाषा ओगबर्न निम्कोम की है। इसी प्रकार बोगार्ट्स ने भी जो सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी उसमें कहा था कि एक सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिससे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया हो। इसी प्रकार गिलिन ने भी दी थी परिभाषा, रोस ने भी दी थी। रोस ने कहा था सामाजिक संस्थाएं सर्वमान्य इच्छा द्वारा सुव्यवस्थापित या स्वीकृत संगठित मानव संबंधों का समूह है। इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक संस्थाएं जो हैं मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। अगर हम इन परिभाषाओं के बाद संस्था का जो इवोल्यूशन हुआ गया समाज में, यानी संस्थाएं किस प्रकार से विकसित हुई, उनका विकास किससे हुआ, उसको अगर हम एक टेबल के माध्यम से समझें तो वह है सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग में विचार आता है जो व्यक्तिगत होता है, और जब विचार के बाद विचार के साथ अनुसार व्यक्ति के आचरण और उसकी पुनरावृत्ति होती है तो वो उसकी आदत बन जाती है। और आदत में जब पूरे समूह के द्वारा उसको वापस पुनरावृत्ति की जाती है तो वो जनरीति बन जाती है। और जनरीति जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है और भूतकालीन अनुभव उसके साथ जुड़ जाते हैं तो एक प्रथा का रूप ले लेती है। और प्रथा के साथ जब पूरे समूह की स्वीकृति हो, साथ में समूह का कल्याण उसमें जुड़ा हुआ हो,
और उसकी उपयोगिता उसमें नजर आए, तो इन सब बातों से वो एक समाज की रूढ़ी या लोकाचार बन जाती है। और यही लोकाचार के साथ एक निश्चित स्ट्रक्चर या ढांचा के रूप में ये जब समाज में स्थापित हो जाती है तो ये संस्था का रूप ले लेती है। तो कहने का तात्पर्य व्यक्तिगत विचार से प्रारंभ होकर के आदत, जनरीति और प्रथा, रूढ़ी के माध्यम से ये प्रथा के संस्था के रूप में ये समाज में स्थापित होती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं समाज शास्त्र में बताइए। वो इस प्रकार है, जिसमें से गिलिन एवं गिलिन ने संस्था के संदर्भ में जो मुख्यतः विशेषताएं बताई वो इस प्रकार हैं। उनकी जो पहली विशेषता थी समाज संस्था के संदर्भ में वो यह है कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य होता है। यानी कि संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। जब रीतियां, प्रथाएं, रूढ़ियां अधिक विकसित हो जाती है और जब समाज इसे स्वीकृति प्रदान करता है और इससे जुड़े हुए जब कई नियम बन जाते हैं तो यही कालांतर में संस्था का रूप ग्रहण कर लेती है। दूसरी, नियमों एवं कार्य प्रणाली की व्यवस्था। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि नियमों, कार्य प्रणाली की व्यवस्था है। और ये नियम और कार्य प्रणाली को हम विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों या लिखित अलिखित कानूनों के माध्यम से देख सकते हैं। तीसरी विशेषता, अमूर्त प्रकृति। क्योंकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होता है, नियम और कार्य प्रणाली की व्यवस्था होती है और इसका कोई रूप आकार नहीं होता है, जिसका रूप आकार नहीं होता अर्थात उसकी प्रकृति अमूर्त बताई गई है। इस प्रकार से चौथा जो विशेषता है, अधिक स्थायित्व। संस्था का विकास जो होता है वह काफ़ी लंबी अवधि के बाद होता है, तो वह भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर देते हैं। इसी कारण संस्थाएं काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, तो इसको आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के रूप में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जो जाति व्यवस्था का जो अस्तित्व है भारतीय समाज में आज भी बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य इसकी जो विशेषता वो अधिक स्थायित्व वाली है। इसी प्रकार नंबर 5 विशेषता है, एक या अधिक सुस्पष्ट उद्देश्य। अर्थात संस्था के जो एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और ये उद्देश्य जो है प्रमुख रूप से मानव की आवश्यकताओं से जुड़े हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में विवाह नामक जो संस्था है उसका सुस्पष्ट उद्देश्य है। हो सकता है विभिन्न समाजों में इसमें अंतर अवश्य हो, लेकिन ये संस्था अवश्य समाज में पाई जाती है। इसी प्रकार नंबर 6, सांस्कृतिक उपकरण। प्रत्येक संस्था से जुड़ी हुई कुछ भौतिक और अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। उदाहरण के रूप में भवन है, फर्नीचर है, औजार, मशीन आदि। या हिंदू समाज में जो होम वेदी है, मंडप है, कलश है, धूप है, चावल, जप मंत्र आदि ये जो हैं ये सब भौतिक और अभौतिक तत्व हैं विवाह नामक संस्था के। तो सांस्कृतिक उपकरण भी संस्था के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। नंबर 7, प्रतीक। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, वो भौतिक भी हो सकता है और अभौतिक भी। जैसे उदाहरण के रूप में चर्च का जो क्रॉस जो है वो उसका प्रतीक है। इसी प्रकार आर्य समाज का ओम को एक साइन जो है वो प्रतीक माना गया है। नंबर 8 विशेषता, परंपरा। प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित और अलिखित परंपराएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जा सकता है और यह परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता और समानता लाने का भी कार्य करती है। तो इस प्रकार से संस्था के ये 8 विशेषताएं हम मुख्य रूप से गिलिन एवं गिलिन ने बताई, जिसको हम चर्चा की। अब कुछ महत्व, कुछ कार्य संस्था के और हैं और उस कार्य के उदाहरण हम इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि वह संस्था के कौन से महत्व हैं, कार्य हैं जो समाज में देखे जा सकते हैं। तो संस्था के जो महत्वपूर्ण कार्य है वह पहला यह है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा।
प्रत्येक संस्था किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को लेकर ही होता है। उसका विकास ही आवश्यकताओं की पूर्ति को लेकर होता है और इस पूर्ति के लिए वो साधन के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार से जैसे शिक्षण संस्था है, विवाह संस्था है, परिवार नामक संस्था है, ये सब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दूसरा संस्था का कार्य या महत्व है, यह व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाती है, क्योंकि संस्था मानव व्यवहार के सभी आचरणों को एक सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करके ये स्पष्ट करती है कि व्यक्ति को क्या कार्य करना है और उनके कार्यों की दिशा क्या होनी चाहिए। इस प्रकार संस्था कार्य करने की एक निश्चित प्रणाली का निर्धारण कर देती है। नंबर 3, व्यवहारों में अनुरूपता। संस्था से संबंधित एक निश्चित कार्य प्रणाली, कुछ नियम एवं परंपराएं होती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं का सहारा लेता है। जब एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियम और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहारों में समानता होना स्वाभाविक है। नंबर 4, व्यवहारों पर नियंत्रण। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन माना गया है और प्रत्येक संस्था व्यक्ति के कार्य की दिशा और व्यवहार का एक तरीका निश्चित करके उसी के अनुरूप कार्य करने का आदेश देती है। परिवार और जाति नामक जो संस्थाएं हजारों वर्षों से अनेक रूप में अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती रही है। संस्कृति के वाहक भी इसको कहते हैं, क्योंकि संस्था समाज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करने का कार्य भी करती है, क्योंकि संस्था के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा होती है और इसका स्थायित्व इसको मिलता है। तो परिवार संस्कृति के स्थानांतरण का एक प्रमुख साधन माना गया, हम उदाहरण के रूप में बता सकते हैं। नंबर 6 जो महत्व कार्य वह है स्थिति और कार्य का निर्धारण। संस्था व्यक्ति को अपने पद प्रदान करती है, स्थिति प्रदान करती है और उसी से जुड़ा हुआ कार्य अर्थात भूमिका का निर्धारण भी का जो महत्वपूर्ण कार्य वो संस्था करती है। जैसे विवाह संस्था के द्वारा एक पुरुष को पति की और स्त्री को पत्नी की जो परिस्थिति या पद प्राप्त होता है, उसके साथ ही उसके कार्य भी संबंधित कार्य भी निर्धारित होते हैं। इसी प्रकार संस्था का महत्व के दृष्टिकोण से 7वां महत्व है कि ये सामाजिक परिवर्तन में सहायक है, क्योंकि संस्थाएं प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती है और इसे शीघ्रता से कोई परिवर्तन नहीं आ पाता, परंतु परिस्थितियों के बदल जाने पर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में बदलाव आना आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में संस्थाएं बदलती है, समय के साथ साथ संस्थाओं को बदलने का प्रयत्न भी किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से संस्था के कुछ कार्य महत्व हैं जिसको हमने उदाहरण सहित यहाँ पर चर्चा की। थैंक यू, धन्यवाद।